जी लेके 90 साल का उम्र के लोगों को भी इसको एक अनिवार्य हो गया। ये एक पॉजिटिव साइड का हम सोचना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। जो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग बहुत ही कष्ट काल से हम लोग गुजर रहे हैं मतलब। लेकिन फिर मैं पॉजिटिव का बात सोच रहा हूँ कि जो हम लोग जरूर जल्दी से जल्दी इस कोरोना पे, इस महामारी को ऊपर विजय प्राप्त करके हम लोग जल्दी से बाहर आ जाएंगे और हम लोग फिर दैनंदिन जीवन अपने जो रूटीन हो जाएगा अपना, यही मेरा मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसे समय बहुत जल्दी से आ जाएंगी, यही सोच है। और जो आपने प्रश्न में जो मूल पूछा, इसी समय में हम साहित्य अकादमी के लिए क्या, ठीक है, हम लोग जैसा साहित्य अकादमी ये संस्था ऐसा है 24 भारतीय भाषाओं को देखभाल करती है, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण से लेके पूर्व से लेके नॉर्थ ईस्ट में जो कम से कम 200-400 भाषा से ज्यादा भाषा उधर बोली जाती है, उन भाषाओं का भी संरक्षण करती है। लेकिन हम लोग ऐसे समय में उन बोलियों का साथ भी हम लोग कोई अन्याय नहीं करते हैं। उन लोगों को भी, जैसा भी हम लोगों ने एक करबी भाषा है जो असम में बहुत ही कुग्राम में बोली जाती है, करबी भाषा, उसका भी एक हम लोग कवि सम्मेलन किया, तोड़ा भाषा का कवि सम्मेलन किया। और भोजपुरी का तो है ही, समझिए भोजपुरी तो रिमोट में अभी सिटीज में भी बोली जाती है। मतलब जो मान्यता प्राप्त नहीं है ऐसी भाषाओं का भी हम लोग संरक्षण इस कार्य मतलब इस कोरोना समय में हम लोगों ने किया। मैं एक आंकड़ा की बात करें तो हम लोग ये मई महीना में थोड़ा सा कम कार्यक्रम किया, लेकिन जून जुलाई अगस्त इस 3 महीना और मई में कुछ कार्यक्रम मिलके 200 से 240 कार्यक्रम हम लोग वेबलाइन प्रोग्राम किया है, कम से कम 240 प्रोग्राम। और हर कार्यक्रम में कम से कम 4-5 लेखक जुड़ता है, वो चाहे वो दलित लेखक हो या वुमेन राइटर्स हो या बोलियों का लेखक हो, जैसा कि मैंने बोला करबी भाषा हो गया, हो भाषा हो गया, ये बंजारा भाषा का हम लोगों ने कवि सम्मेलन किया। इस तरह का अलग अलग बोलियों का भी कर रहा है। इसलिए मतलब हम लोग वो कोरोना है करके डर के नहीं बैठे, और मतलब उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही माध्यम है कि जो हमें टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसके माध्यम से जितना हो सकता है उतना हम लोग साहित्य का संरक्षण करें, आगे बढ़ते जाए। यही उद्देश्य हम लोग कोई चीज को रुकावट नहीं किया। लेकिन साथ साथ ये है कि कोरोना ने एक हमें बहुत कुछ अच्छा भी सिखाया, क्योंकि प्रकृति के साथ हम लोग खेलना नहीं चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। खास तौर से हम लोग जब मेट्रो सिटीज में आने के बाद वो सब चीजों को हम लोग भूल जाते हैं। बोले जैसा कि हम तो अभी अमर जी हो गया, आप हो गया, हम हो गया, हमारे पीढ़ी तक तो थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि हम लोग गांव से आके मेट्रोस में सेटल्ड हो गए, गांव से आके। लेकिन हमारी जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब जो दूसरी पीढ़ी है, उनको तो बिल्कुल प्रकृति से कोई लेन देन नहीं है। बहुत लोगों को सही बात है, उन बिल्कुल लोगों ने, सही बात। क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम लोग उन लोगों को कभी जंगलों में नहीं ले गया, कभी गांव में ले जाके उनको रहने के लिए नहीं दिया, फिर वो कैसे सीखे? उनका दोष नहीं मानता, दोष तो हमारा ही है। प्रकृति के साथ किस तरह से रहना है, वो मिट्टी में कभी खेला ही नहीं वो लोग। सिटीज में तो हम लोग बहुत मिट्टी सही में बात, आता बहुत है, बहुत सही। लेकिन ये सब बहुत जरूरी हो गया प्रकृति के साथ रहना। अभी देखिए प्रदूषण, ये कोरोना काल में पूरा दिल्ली में 450 के ऊपर प्रदूषण की रहती थी, अभी 40-50 के ऊपर हो गया, मतलब 1/10 बिलो नॉर्मल में आ गई। मतलब प्रकृति के साथ हम लोग किस तरह से रहना चाहिए वो एक सिखाया। इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं। और हमारी जो संस्कृति से जुड़े चीज हम लोग जो शहरों में आके भूलते जा रहे हैं, उन चीजों को पुनः शुरू करवाया ये कोरोना ने। चाहे मजबूरी से किया होंगे, लेकिन हमारे लिए अच्छी चीज है वो। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। जी अमर जी। इंदु जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि धन्यवाद। अभ्युदय के बैनर तले ने आज साहित्य अकादमी को अपना विषय बनाया, और राउत साहब को हम आभार व्यक्त करेंगे उनके प्रति कि उन्होंने समय निकाला, क्योंकि पूरे देश ही नहीं विश्व का जनमानस भी जानना चाहता है साहित्य अकादमी क्या है, क्या इसकी भूमिका है, क्या भारतीय संस्कृति और साहित्य में इसका योगदान है, हर कोई जानना चाहता है। और जहां तक दूरदर्शन की बात है, तो दूरदर्शन और साहित्य अकादमी का बड़ा अंतर संबंध है, न केवल भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि मंडी हाउस में
सड़क के एक किनारे दूरदर्शन में हम लोग हैं और सड़क के दूसरी तरफ ठीक सामने साहित्य अकादमी में राव साहब हैं। तो जी, दोनों का अंतर संबंध साहित्य अकादमी और दूरदर्शन का शुरू से रहा है। बहुत सुंदर। कैसे एक दूसरे का हम योगदान आदान प्रदान करते हैं। तो दूरदर्शन और साहित्य अकादमी में बहुत सारा MOU भी हुआ कि एक दूसरे की चीजों को आदान प्रदान करने के लिए। लेकिन जो साहित्य का जो पक्ष है, तो दूरदर्शन अपने पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से, मेरी बात कार्यक्रमों के माध्यम से, अन्य भी कार्यक्रमों के माध्यम से साहित्य अकादमी की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उनका प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ गोष्ठियां होती हैं, संगोष्ठियां होती हैं, कवि गोष्ठियां होती हैं, पुस्तकों का लोकार्पण होता है, आए दिन आयोजन होते हैं। और सबसे बड़ी बात की जो साहित्योत्सव होता है साल में एक बार, वो अद्भुत वो साहित्योत्सव होता है। पूरे देश के साहित्यकार, 24 भाषाओं बोलियों के साहित्यकार एक जगह इकट्ठे होते हैं। सारे लोग एक दूसरे के विचार विमर्श होता है, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, लेखक सम्मेलन होता है, मिलते हैं। आदिवासियों पे, पिछड़े जो वर्ग हैं, वहाँ की जो भाषा बोलियां हैं, वहां तक सारी चीजों को रिकॉर्ड कर दूरदर्शन अपने पर्दे पे दिखा के जन जन तक इस चीज को पहुंचाता है। और दूसरी बात कि साहित्य अकादमी सिर्फ दिल्ली में ही अपनी गतिविधियों को नहीं चलाता है। राव साहब विस्तार से बताएंगे कि देश के कोने कोने में, गांव और कस्बों तक भी साहित्य अकादमी की पहुंच है। यानी कि जो साहित्य का संवर्धन और विकास है 24 भाषाओं का, वो गांव गांव, कस्बों कस्बों तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने का साहित्य अकादमी ये उनकी भूमिका रहती है। तो वो राव साहब आगे बताएंगे कि कैसे कैसे करते हैं। लेकिन तो एक चीज मैं और जोड़ना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी राव साहब ने भोजपुरी भाषा की बात की थी। हाँ। तो अभी हिंदी दिवस के अवसर पर लोकसभा में MP हैं भाजपा के जगदम्बिका पाल जी। हाँ। तो उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि भोजपुरी और राजस्थानी, ये जो दो भाषाएं हैं, उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत तो अभी उन्होंने कहा संसद में अब आगे साहित्य अकादमी की क्या भूमिका होती है उसके विकास और संवर्धन में, तो वो हम लोग राव साहब से जानेंगे। तो राव साहब से 2 सवाल हो गए। एक तो साहित्य अकादमी 24 भाषाओं को लेकर देश के कोने कोने तक कैसे पहुंच रही है, अपना क्या योगदान दे रही है अकादमी, और दूसरा भोजपुरी और राजस्थानी भाषा के लिए आगे की क्या स्थिति रहेगी। राव साहब। हाँ जी बिल्कुल। अमर जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक तो साहित्य अकादमी की जो कार्यकाल, मतलब किस तरह से कार्यक्रम, इसका गतिविधियां, आप भी हमारी एक परिवार की अंगी समझते हैं हम आपको हमेशा, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि बीच में एक रोड है सिर्फ और कुछ नहीं, मतलब 4 कदम पे एक दूसरे को मिलते रहता है। और अमर जी जो है साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों को दूरदर्शन में ज्यादा से ज्यादा दिखाए और जुड़ के रहे, इसमें उनका प्रयास हम हमेशा याद रखते हैं उनका। और दूसरी, आप जो कहा देश की कोनों कोनों की जो जाने की जो बात है, साहित्य अकादमी सालाना कम से कम 600 से अधिक कार्यक्रम करती है। 600 से अधिक, मतलब एक आंकड़ा के रूप में चाहे तो पिछले साल की, मतलब 2019-20, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक साहित्य अकादमी ने 625 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया देश के अलग अलग कोनों में। यानी हर 14 घंटे में एक कार्यक्रम। ये हमारी जो करंट रेशो जो चल रही है, जैसे कि अभी मैंने बोला है कि इस कोरोना काल समय में भी साहित्य अकादमी ने सभी 24 भारतीय भाषाओं का और कुछ बोलियों का भी टोटल 240 कार्यक्रम 3-3.5 महीने में हम लोग ने किया। मतलब इस तरह का, मतलब अगर वेबले में होगा तो मुझे लग रहा है कि 600 का क्या 1000 के ऊपर चली जाएगी आंकड़े। मतलब पिछले साल की जो है हमारे 625 कार्यक्रम। उसी तरह हम लोग 500 से अधिक किताबें भी छापा है 24 भारतीय भाषाओं में, यानी हर 18 घंटा में एक किताब की एवरेज निकलती है। इसी तरह 150 की बुक एग्जीबिशन देश भर में हमने भाग लिया, या हमारी तरफ से बुक एग्जीबिशंस भी लगाया ताकि पाठकों के पास हमारे पुस्तक पहुंच जाए। इस तरह सा ये है। और उसी तरह पिछले साल की हमारी जो किताबों की जो बिक्री है
तो 4.2 करोड़ 4 करोड़ 20 लाख रुपया की किताब भी हमने बेचा 24 भारतीय भाषाओं की। पिछले साल की है। इस साल थोड़ा कम हो जाएगी क्योंकि 6 महीना हमारे कोरोना समय का वजह से हम लोग कोई बुक एग्जीबिशन नहीं लगा पाया, लेकिन अमेज़न के थ्रू बुक्स अच्छे लोग मंगवा रहे, हम बेच भी रहे, सब ठीक चल रही है ये। और दूसरी देश की कोनों कोनों में पहुंचने की जो बात है, हमने 3 साल पहले एक ग्रामालोक करके एक कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा। वो ग्रामालोक मतलब वो आलोक यानी प्रकाश, मतलब गांव के अंदर जो प्रकाश को, गांव के अंदर जो टैलेंट है, गांव के अंदर जो साहित्यकार है, गांव के अंदर जो साहित्य प्रेमी है, उनको बाहर लाएं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको भी एक मौका दें, ताकि ये साहित्य जो है सिर्फ शहरों तक ही नहीं रहे और शहर की जो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कार्यक्रम होते नहीं रहे, ताकि गांव में भी साहित्य प्रेमी होता है, उनके पास बड़े साहित्यकार पहुंच नहीं पाता है, लेकिन उन लोग को एक बड़े साहित्यकारों को मिलने का मौका मिलेंगे, उनको सुनने का मौका मिलेंगे और अपने जो व्यक्तिगत की जो मत है उनके सामने रखने को भी मिलेंगे। इस उद्देश्य से हमने 3 साल पहले गांधी जयंती का दिन, जो गांधी जी गांव से जुड़ना चाहते ज्यादा उनका उद्देश्य जो है, इसलिए गांधी जयंती का दिन हम महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव है चपल गांव करके, उधर से हमने ग्रामालोक कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद अभी देश भर में हमने कम से कम 100 से अधिक गाँव में इस कार्यक्रम किया, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर जहाँ हम लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं, उस जगह में भी ग्रामालोक कार्यक्रम करने से 300 से अधिक लोग ऐसे नीचे बैठ के उस कार्यक्रम में भाग लेते थे। साउथ में, दक्षिण भारत के लिए, दक्षिण भारत में भी है, कर्नाटका में इतना गांव में गया है कि वो उसमें से कुछ बच्चे लोग ऐसा टैलेंट निकला हुआ है, बहुत न्यूज़पेपर्स में उन लोग के बारे में आया, क्योंकि हमारे ग्रामालोक का कार्यक्रम का माध्यम से कुछ टैलेंट्स बाहर निकला है। तो एक बच्चे थे, बहुत बड़ा लेखक रूप तरह लिखते थे, कर्नाटका के एक गाँव से। अब उसके बाद जब इस कार्यक्रम हुआ तो उधर जो भाग लिया उसने आए, वो उस वजह से वो लाइमलाइट में आ पाए। इस तरह का हम लोग गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जितना भी विलेजेस है उधर जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम चल रही है ग्रामालोक करके। और शहरों में तो होता है, तालुका लेवल में भी हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, और बहुत सारे साहित्य की संस्थाओं के साथ हमारी कार्यक्रम, मतलब साहित्य अकादमी की जो गतिविधियां हैं, कोई सेमिनार हो, कवि सम्मेलन हो, कवि गोष्ठी हो, कथा की पाठ हो, या कोई विषय के ऊपर चर्चा हो, परिचर्चा हो, या छोटे छोटे संगोष्ठी हो, या परिसंवाद हो, या सेमिनार की इस तरह का कोई भी कार्यक्रम, कोई मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या साहित्य की संस्थाओं से कोलैबोरेशन में हम ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, ताकि वो लोकल की जो जितना भी है वो उन लोग थोड़ा सा देखभाल करें, लोकल वालों को उनके साथ जुड़ने को मौका मिलेंगे। और इस तरह का मतलब देश भर में हर, मतलब हमारी का यही सोच है कि कम से कम मतलब देश में मुझे लग रहा है कि रफली 6,34,000 गाँव हैं भारत में, 6,34,000 गाँव। अच्छा, इतना है, लेकिन इतना में पहुंचना तो ना, हाँ, समय लगता है, समय लगता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ना कभी इस तरह से हम लोग हर गांव में पहुंच भी सकेंगे, ताकि साहित्य अकादमी की जैसे एक संस्था है करके उन लोगों तक पहुंच पाए, उनके जानकारी में आए और हमारी गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी मिले। ये एक है। और दूसरी जो बोलियों के बारे में मैंने बोला है, साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं का देखभाल तो करती है, उसमें अमर जी जो बोल रहा है राजस्थानी तो ऑलरेडी मान्यता प्राप्त उनको साहित्य अकादमी ने दे चुकी है। कम से कम मुझे लग रहा है कि 40 साल का पहले ही साहित्य अकादमी राजस्थानी का मान्यता दिया हुआ है। और वो उनमें साहित्य राजस्थानी में किताबें भी छपती है, हर साल उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार और युवा पुरस्कार, चारों पुरस्कार उनको दिया जाता है। और भोजपुरी की जो विषय जो अमर जी ने जो कहा, भोजपुरी बहुत बड़ी भाषा है, और मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे हिंदी साहित्यकार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, उसमें उनकी मातृभाषा भी भोजपुरी है। जैसा कि मुझे लगता है कि नामवर सिंह जी का मातृभाषा मुझे लगता है कि भोजपुरी है। हाँ, बहुत सारे साहित्यकार बहुत सारे है। हमारी जो पूर्व अध्यक्ष जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, वो साहित्य अकादमी की, मुझे लग रहा है कि वो भी बिहार और उत्तर प्रदेश में देखें तो काफी साहित्यकार भोजपुरी है। इसलिए भोजपुरी के प्रति हमारे बहुत ही आदर है, ये है। इसी उद्देश्य से इस तरह की बड़ी भाषा और वो बोली जाती है, और सभी भाषाओं का जिनको 8 शेड्यूल में नहीं गिना है, क्योंकि
मान्यता तो सबको है, भाषा बोल रही है मतलब वो है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। ऐसी भाषाओं का बारे में भी जरा देखभाल करना चाहिए। इसी उद्देश्य से साहित्य अकादमी ने 1996 में उस समय की जो अध्यक्ष है प्रोफेसर यू आर अनंतमूर्ति, जो अब बेंगलुरु से है, वो भी बेंगलुरु से था, उनकी अध्यक्षता में एक पुरस्कार शुरू किया, सम्मान, भाषा सम्मान करके। और 1996 में ये भाषा सम्मान शुरू किया। उनका उद्देश्य यही था, जैसे भोजपुरी है, कर्नाटका में बहुत सारे लोग बोली जाती है कि तुलु, कोड़वा, ऐसी भीली भाषा है, जैसे गुजरात में है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। बंजारा भाषा है, देश की बहुत शहरों में बोली जाती है, और मतलब कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, बंजारा बोलने वाले लोग बहुत सारे, उसमें साहित्यकार भी बहुत है। ऐसी भाषाओं को भी हम लोग संरक्षण करना चाहिए करके उसी उद्देश्य से भाषा सम्मान करके एक शुरू किया। हर साल 4 भाषाओं को भाषा सम्मान दिया जाती है हर साल। इसी क्रम में भोजपुरी को अब तक 2 या 3 बार भोजपुरी की जो विद्वान उनको भाषा सम्मान दे चुका है। और सबसे पहली बैच में ही भोजपुरी को दिया गया था, 1996 में जब शुरू किया था, पहली बैच में दिया। बाद में फिर उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और रेडियो से जुड़ा भैया बहुत ही ये है, भोजपुरी का वाराणसी में रहते हैं, वो भी भाषा सम्मान दे चुके हैं। इस तरह से समय समय पे बाय रोटेशन जो बड़ी भाषा है तो भोजपुरी की जैसे बड़ी भाषा है तो फिर दिया जाता है। उसी तरह तुलु को दिया, उसी तरह कोड़वा भाषा में भी दिया, उसी तरह बहुत सारे बोलियों को हम लोग संरक्षण करते रहते हैं। तो ये बहुत ही जी सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो भोजपुरी समाज है, आज उन्हें बड़ी खुशी मिली होगी कि आपकी अनुसूची में तो शामिल जब होगी तो होगी, साहित्य अकादमी ने भाषा सम्मान कई बार उन्हें दे चुकी है भोजपुरी भाषा सम्मान हम लोग नहीं जानते थे इस बात को। और दूसरी एक बात और मैं बताऊं इंदु जी, कि साहित्य अकादमी में जो साहित्योत्सव में सम्मान समारोह होता है, साहित्यकार ही साहित्यकार को सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अपने आप में एकदम अनूठी बात है। तो फिर उसकी अनूठी बातें कुछ हम राव साहब से समझें कि आप किस तरह से समारोह में विशेष तरह से पुरस्कार देते हैं और उसमें क्या विशेष आयोजन करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी जैसे कि अमर जी ने जो कहा, हमारे सबसे बड़े का साहित्य के जो कार्यक्रम होता है साल भर का, एक उसके जिस सभी साहित्यकारों के, देश पर साहित्यकारों को उनकी इंतजार रहती है, वो साहित्योत्सव कहा जाता है। और ये कम से कम 6 दिन का समारोह रहती है। उसमें कम से कम अभी हर साल हम लोग उसको बढ़ाते जा रही है, एक्टिविटीज में बढ़ा रही है, और लोगों मतलब साहित्यकारों को भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और कम से कम 250 से लेके 300 देश भर की सभी भाषाओं की, बोलियों की लेखक को उन कार्यक्रमों में इन्वॉल्व करते हैं। और साइमल्टेनियसली एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होती है कोई विषय के ऊपर। साथ साथ में ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस जो है उन लोगों का कार्यक्रम होते रहता है। कभी कभी ट्राइबल वुमेन राइटर्स की, जो पिछले साल के पहले साल हम लोगों ने ट्राइबल वुमेन राइटर्स का 3 दिन के कार्यक्रम किया थे, ट्राइबल राइटर्स का होता है। उसी तरह पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत सारे बोलियां हैं, नॉर्थ ईस्टर्न लेखकों को दिल्ली में बुला के जो नॉर्थ की जोन की लोगों के साथ उनकी रूबरू करवाना, उन लोग के दोनों की पाठ के अरेंज करना, इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। और ये इस टोटल साहित्योत्सव का मेन आकर्षण रहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार की वितरण समारोह, जो कामानी आर्ट में खासतौर से उधर ही होता है हर साल। ये फरवरी 3 या 4 हफ्ता में ये हर साल होती है कार्यक्रम। 2021 का भी डेट्स हमारे फिक्स ही ऑलरेडी इस तरह से होता है। उसमें जैसा अमर जी ने जो कहा, साहित्य अकादमी की एक परंपरा है, मतलब से स्थापना हुई है। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई 12 मार्च 1954। अच्छा, ओके, ये नई बात है हमारे लिए। 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। और उस वक्त की पहली साहित्य अकादमी की पहले अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री भी थे उस वक्त, मतलब दोनों पद संभाल रहे थे उस वक्त। जब तक वो जीवित रहा तब तक वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहा।
और उसके बाद उस वक्त उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और देश का वो उपाध्यक्ष भी थे। और जवाहरलाल नेहरू के बाद राधाकृष्णन बने, उसके बाद जाकिर हुसैन बने। इस तरह से बहुत बड़े बड़े व्यक्ति मतलब होते होते अभी चलते रहा। और इस 60 साल के अधिक हमारी जो जर्नी हुआ है 1954 से लेके अभी 2020, ये इस 65 साल के हो गया, 66 इयर्स चल रही है। इस टोटल कार्यकाल में हिंदी का क्या बोले, आप लोग बोले तो भोजपुरी का भी बोल सकता है। पहली अध्यक्ष था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, हिंदी का, हिंदी भाषी या भोजपुरी भाषी, जो भी आप बोलना चाहेंगे बोले। पहली बार जो 60-65 साल में पहली बार अध्यक्ष बना, और वो भी बिना इलेक्शन का अनअपोज्ड हो चुका है। और दूसरी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष को चुनने का भी साहित्यकार ही चुनते हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का है। और जो वितरण में भी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो होंगे उस वक्त जब भी साहित्य पुरस्कार देना पड़े, जवाहरलाल नेहरू दे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू देते थे, राधाकृष्णन दे उस वक्त राधाकृष्णन देते थे, जाकिर हुसैन जब अध्यक्ष थे उनका हाथ से, जब वो उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी थे उनका, उमाशंकर जोशी थे जो गुजरात के बड़े लेखक, ज्ञानपीठ अवार्ड भी है, उनका हाथ से। उसी तरह अनंत मूर्ति होगा तो अनंत मूर्ति, गोपीचंद नारंग, रमाकांत रथ, सुनील गंगोपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अभी मौजूदा जो है कन्नड़ा के जो प्रख्यात लेखक और नाटककार और कवि और नॉवेल्स भी बहुत सारे लिखा है, और प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार जी जो बेंगलुरु से, वो मौजूदा हमारे अध्यक्ष हैं, उनके हाथ दिया जाएंगे। ये एक परंपरा है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो होंगे, जिनको साहित्यकारों ने चुनता है हर 5 साल, उन्हीं के हाथ से साहित्य अकादमी की हर पुरस्कार दिया जाती है। सिर्फ तो साहित्योत्सव में देने वाली साहित्य अकादमी की वो प्रेस्टिजियस जो पुरस्कार वो है, उसके अलावा भी और 3 पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाती है। वो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, जो बच्चों के लिए लिखा जाता है, उस लेखकों को भी सम्मान करना ये पिछले 10-12 साल से हमने शुरू किया, युवा और बाल साहित्य। और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है 1986 से शुरू किया था। और इन लोगों को भी जो पुरस्कार देने का जो प्रक्रिया है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष ही देते हैं हमेशा, ये परंपरा रही है। और जो वो पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो लेखक है वो भी एक अद्भुत अनुभव करते होंगे, मैं एक बड़े साहित्यकार का हाथ से मैं पुरस्कार ले रहा हूँ। तो अमर जी, आपको कैसा लगता होगा जब आपने इन सारे पुरस्कार लेने वालों की, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते होंगे, दूरदर्शन जब उसके लिए काम करता होगा, तो क्या आपको दिखता है कि उसमें क्या चीजें दिखती हैं जो कि आप बताने लायक हो कि हमें पता चले, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं वो चीजें। देखिए इंदु जी, ये अद्भुत अनुभूति होती है जो साहित्योत्सव होता है। उसके पहले एक साहित्य अकादमी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अच्छा। उसमें सारे मीडिया के, अखबार के, पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार वहां मौजूद होते हैं, और उसकी पूरी रूपरेखा और साहित्योत्सव की जो जो गतिविधियां होंगी उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जन जन तक अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं कि साहित्य अकादमी इस बार क्या क्या विशेष करने जा रही है। तो वो जो अनुभव होता है ना, जो साहित्योत्सव का पुरस्कार वितरण समारोह हो या लेखकों से मिलने का हो या छोटे छोटे सेमिनार होते हैं, अलग अलग गोष्ठियां होती हैं, तो एक जैसे हम होली, दिवाली, क्रिसमस और ईद मनाते हैं, उसी तरह से साहित्यकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। और पूरे विश्व में, जहां तक मैं समझता हूँ, पूरे विश्व में इस तरह का साहित्योत्सव अपने आप में अनूठा है, शायद ही कहीं होता हो। तो मेरा अनुभव तो मैं बता नहीं सकता। 1 सप्ताह लगता है हम लोग, जैसे कि बेटी की शादी की जो तैयारी होती है ना, और जो खुशी होती है, तो वो अनुभूति होती है। तो एक बात और है इंदु जी, साहित्य अकादमी की जो भूमिका है सभी भाषाओं के संवर्धन और विकास की, दूरदर्शन उसका सहयोगी पार्टनर बनके उसकी भूमिका भी वही है। जैसे जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहाँ क्षेत्रीय केंद्र हैं, तो क्षेत्रीय केंद्रों में वहाँ की क्षेत्रीय बोलियां और भाषाओं, उनके विकास के लिए वहाँ पे काम होता है। वहाँ के साहित्यकार आते हैं,
युवा साहित्यकार आते हैं, उन पर बातचीत होती है, कविताएं होती हैं। तो एक तरफ साहित्य अकादमी साहित्य के 24 भाषाओं के संवर्धन विकास में और जो बोलियां लुप्त हो जा रही हैं उनको बचाने के क्रम में, और उसी तरह से दूरदर्शन की साहित्य और संस्कृति के बचाव में उनकी जो भूमिका है वो दूरदर्शन भी वो निभाता है। तो एक दूसरे का पूरक है, दूरदर्शन एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, जन जन तक पहुंचाने के लिए। नहीं तो जन जन तक पहुंचे कैसे आपका कार्य? कैसे? और दो चीजें और भी साहित्य अकादमी में है। एक तो वहाँ पे बुक स्टॉल है जहाँ किताबें मिलती हैं। वही मैंने कहा, बुक स्टॉल की क्या व्यवस्था है? सीडी, जो वहाँ फिल्में बनती हैं उसकी सीडी भी होती है। और एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी भी है साहित्य अकादमी में। तो मैं राव साहब को अनुरोध करूंगा कि किस तरह की किताबों का प्रकाशन और क्रय विक्रय वहाँ होता है, और जो साउथ की भाषाएं, जैसे इंदु जी आप बेंगलोर से, हाँ, वो मेन सवाल मेरा वही है अभी राव साहब जी के लिए। उत्सुकता होगी कि कैसे अनुवाद होते हैं अन्य भाषाओं का। नहीं, मुझे 2-3 सवाल जो है बड़े मुख्य है मेरे लिए, कि जैसे एक तो ये जो अभी आपने बताया पुरस्कार वितरण की बात, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जिनको पुरस्कार दे रहे हैं और जो पुरस्कार दे रहे हैं, उसके अलावा जैसे जो हम जैसे जो छोटे मोटे साहित्यकार हैं, वो क्या वहां आ सकते हैं उसको देखने, या उनके लिए कोई व्यवस्था होती है या क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साहित्य अकादमी के हर कार्यक्रम में सभी लोगों के लिए स्वागत होता है। मतलब इसमें कोई मतलब उनके पास इनविटेशन कार्ड लाना है, वो है, ये आमंत्रण देना है, ऐसा कोई नहीं। ये सभी लोगों के लिए खुला है। साहित्य पता कैसे चलेगा लोगों को? अगर आप पता यह है, साहित्य अकादमी की हर कार्यक्रमों को हम, एक तो है साहित्य अकादमी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इसमें पूरे हमेशा हम लोग उसको अनाउंस करते रहता है समय समय पर, हर कार्यक्रम के छोटे से लेकर बड़े तक। इनका अलावा बड़े बड़े जैसा साहित्योत्सव के जैसा कार्यक्रम या कोई भी इस तरह का और अन्य बड़े समारोह, मतलब वो जो पुरस्कार वितरण की, जो बाल साहित्य पुरस्कार की दे रहा है या कुछ कर रहा है, इस तरह का, इन चीजों को भी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और मतलब लोकल राइटर्स को तो इनविटेशन कार्ड भी भेजते हैं। मतलब हर एक माध्यम को हम लोग अपना लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, साहित्यकारी ने, साहित्य प्रेमी भी जुड़े रहे अकादमी के साथ। क्योंकि हमारी स्लोगन है साहित्य अकादमी की, दिस इज द राइटर्स होम। बहुत लेखकों का घर है ये, और लेखकों द्वारा बनी गई है और लेखकों के द्वारा चलाई जाती है, चलाई जा रही है। मतलब तीनों, मतलब लेखकों का ये पूरा हर चीज लेखक उनके द्वारा। हम लोग तो यहाँ, मतलब आज मैं सचिव हूँ, दूसरा कोई है, मतलब ये हम लोग नौकर, लेकिन ये सब इसका जितना भी जो कार्यक्रम करना है, क्या करना है, किस तरह से चलाना है, इस सब की जो मार्गदर्शन हमें ये लेखकों का मंडल से मिलती है। हर भाषा की 10-10 लोगों का हमारा एक कार्यकारी मंडल जैसा है, मतलब एडवाइजरी बोर्ड है हर भाषा की। मैथिली का है 24 भारतीय भाषाओं का 240 लोग है। हिंदी के बड़ी भाषा होने के नाते हिंदी में कम से कम 19 लोग है एडवाइजरी बोर्ड। बहुत सुंदर। 249 मेंबर्स की एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स की सलाह के अनुसार हर भाषा में हर कार्यक्रम होती है, और किस तरह से किताबों का हम छपना चाहिए, किस तरह की कार्यक्रम करना चाहिए। इस साल हम लोग किस लेखक की सेंटेनरी बनाना चाहिए, जन्म शताब्दी बनाना चाहिए, हर चीज जो है उन लोगों को द्वारा दिया जाता है। और पुस्तक की जो आपने अमरजीत जो कहा है, साहित्य अकादमी दिल्ली में तो जो हमारे बुक स्टॉल जो है, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में से सबसे बड़ा एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बुक शॉप है हमारे। वो उधर तो उपलब्ध होता ही है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पहली बार अपना प्रीमाइसेस छोड़ के बाहर बुक शॉप खोला, वो है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में हमने खोला दिल्ली में। जब वो उसमें डिमांड बढ़ने लगा तो हम विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में भी खोला। और इसी तरह अभी आप अगला प्रश्न होंगे सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, इसलिए हम आपके लिए बेंगलुरु का मैजेस्टिक, उसमें मेट्रो स्टेशन में भी हम बुक शॉप को बहुत जल्दी से खोलने वाला है। अरे वाह, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे लिए ये बात बड़ी अच्छी कि आप बेंगलुरु में खोल रहे हैं। और हम लोग आगे उधर ऑलरेडी विजिट कर चुका है, और बेंगलुरु मेट्रो और साहित्य अकादमी के बीच में एग्रीमेंट भी हो चुकी है। हमने टेंडर भी इश्यू कर दिया, और टेंडर कौन बुक शॉप बनाएंगे उसको काम भी दे चुका है। मतलब ये कोरोना की वजह से, नहीं तो अब तक बुक शॉप खुली जाती थी बेंगलुरु में। इसी तरह और भी अन्य शहरों में हम लोग बुक शॉप्स खास तौर से, जहाँ
पब्लिक घूमती है उस तरह, मतलब इजीली वो बुक्स खरीदे, अवेलेबल होना, ऐसे अवेलेबल हो, उस तरह करने के लिए सोच रहा है। अभी फिलहाल ये मार्च महीना में हमें उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर में एक जगह मुफ्त मिला दिया है बुक शॉप खोलने के लिए। वो भी हम लोग जगह तो ले लिया, उसको मतलब बनी बनी अच्छे से हमें जगह दिया उड़ीसा सरकार। उधर भी हम लोग बुक शॉप खोलने जा रहे हैं। और शहरों में कुछ हो गया तो उसको भी खोलते रहेंगे। पांडिचेरी सरकार भी हमें जगह दिया, उधर भी बुक शॉप खोलने बहुत जल्दी से खोलने जा रहा है। बहुत सुंदर। और चेन्नई में हमारे ऑफिस है, उधर भी बहुत, आपको ताजुब लगेंगे, हमारी साहित्य अकादमी की सेल्स में 1/4 या 1/3 सेल हमें चेन्नई ऑफिस से मिलती है। क्या बात है, बहुत सबसे ज्यादा बिक्री, मतलब कम से कम ये 4 करोड़ 20 लाख में से 80, कम से कम 60 70 80 लाख रुपए का किताब सिर्फ तमिल भाषी के लोग खरीदते हैं। क्या बात है, मतलब बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा हिंदी का है, हिंदी के बाद तमिल भाषी की है। और चेन्नई ऑफिस हमको इसलिए, वो चेन्नई एक सब रीजनल ऑफिस है, बेंगलुरु में तो हमारा रीजनल ऑफिस है ही है। ये साउथ की जो दोनों ऑफिस मिलकर दक्षिण भारत की भाषाओं को देखभाल करते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इस 4 भाषाओं की गतिविधियों का, और 4 भाषाओं में पुस्तक की छपने की कार्यक्रम और पुस्तक बेचने का, इस जो सारे गतिविधियों का दक्षिण भारत की बेंगलुरु ऑफिस, चेन्नई ऑफिस देखती है। उसी तरह बॉम्बे में भी एक ऑफिस है जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस, जो कोंकणी है, गुजराती है, मराठी है और सिंधी, इस 4 भाषाओं को बॉम्बे ऑफिस देखती है। मतलब जितना भी उन भाषाओं में कार्यक्रम होना है बेंगलुरु बॉम्बे ऑफिस देखती है। उसी तरह जो बंगाली, उड़िया, मणिपुरी, असमी और ये नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस, इन चीजों को देखने के लिए कलकत्ता ऑफिस देखती है। और बाकी जो भाषाएं हैं जो उत्तर भारत की, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, डोगरी हो गया, काश्मीरी हो गया, पंजाबी हो गया और मैथिली है, इन भाषाओं को हमारे दिल्ली ऑफिस में से हम लोग उसका संचालन करते रहते हैं। उनकी कार्यक्रम करना क्या, उनकी किताबों को छापने क्या, इस तरह से हम भाषाओं को क्षेत्रीय का हिसाब से डिसेंट्रलाइज करके काम चला रहे, तभी हम लोग थोड़ा सा आगे चला पा रहे हैं। और उधर उस क्षेत्र में होने से उधर के लेखकों को थोड़ा सा आसान पड़ती है कि ऑफिस में पहुंचे और हमारे कार्यक्रमों में भाग ले, इस तरह का। बिल्कुल 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 सही बात है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। और आपने जब बताया कि ये जो 24 भाषाएं हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी बोलियां भी हैं, तो उन सबको लेकर के आप चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि 2-4 भाषाओं को लेकर चलना ही बड़ा कठिन होता है, और 24 भाषाओं की किताबों को निकालना, उनके ऊपर काम करना। तो उसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि आजकल जो है ना, वो उनका बहुत महत्व, वो है अनुवाद का। क्योंकि आज अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करें तो दक्षिण की भाषाएं और भारत उत्तर की भाषाओं में इतना अंतर है। और साहित्य तमिल का देखें तो जितना समृद्ध साहित्य है, जितना पुराना साहित्य तमिल का है, मुझे लगता है कि भारतीय भाषा में हिंदी के बाद या हिंदी के बराबर में भी हो सकता है कि उसकी अहमियत हो, क्योंकि वो बहुत प्राचीन साहित्य भी है। तो इन सारी भाषाओं के साथ उनमें अनुवाद की जो प्रक्रिया है, और उसके लिए साहित्य अकादमी किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है अनुवाद को लेकर? अजय, अनुवाद बहुत अच्छे प्रश्न है, क्योंकि साहित्य अकादमी का जो मेन एम जो है यही है, जो आपने अभी इतना देर के बाद जो पूछा, यही है। क्योंकि अनुवाद के माध्यम से हम भारत को एक दूसरे से जुड़ के एकता बना के हम लोग चल पा रहे हैं। जैसा कि अभी मेरे मातृभाषा तेलुगु है, आपसे मैं अभी रूबरू कर रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि हमारे लिए मतलब एक इनविजिबल एक ट्रांसलेशन मशीन की तरह अंदर होते रहती है, हमें पता नहीं चलता है कि अनुवाद हो रहे हैं। मेरे लिए तो अनुवाद हो ही रहे हैं, आपके लिए तो नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो अनुवाद होते जा रही है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तेलुगु से हिंदी में होते जा रहे हैं आपसे बात करते समय, और आप जब मुझे प्रश्न पूछ रहे समय मुझे समझना पड़ता है उस तरह का। तो अनुवाद के लिए इसलिए कहा जाता है कि एक मुझे लग रहा है कि उमाशंकर जोशी जी ने कहा है, ये जहां तक मेरा ध्यान है, जो भारतीय ज्ञानपीठ भी उनको पुरस्कार मिल चुका है, और शांति निकेतन का वाइस चांसलर भी रहे थे, और साहित्य अकादमी का अध्यक्ष भी रह चुके हैं बहुत साल पहले। उन्होंने कहा है कि एवरी इंडियन इज ए बाइलिंगुअल, हर भारतीय जो है द्विभाषी है ही है, एकदम। और उसके साथ जोड़ा इफ नॉट ट्राइलिंगुअल, मतलब 3 भाषा का भी कुछ है। जैसा कि अभी मुझे है,
अभी हिंदी तो है ही है, मातृभाषा का तेलुगु है ही है, अंग्रेजी चलिए कुछ ना भारत में चलाना पड़ता है, अंग्रेजी तो बोलना ही पड़ता है, उसके साथ साथ मुझे मराठी भी थोड़ा सा अच्छा बोल सकता हूँ, मराठी। अच्छा, कहाँ से सीखी? मैं जब कुछ दिन बॉम्बे में था इसलिए मराठी भी अच्छे से बोल सकता हूँ। अभी मुझे तो 4 भाषा तो है ही है, उसके साथ साथ जैसे कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, ये हमारी द्रविडियन फैमिली का होने के नाते तेलुगु और उस भाषाओं में बहुत तालमेल होती है, इसलिए अगर मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन अगर कोई बात कर रहा है तो उसको कम से कम 50 से 75% समझ जाता हूँ। उसके जवाब भले मैं अंग्रेजी में दूं, लेकिन वो उन लोग क्या बोल रहे हैं वो तो समझ में आ जाती है। इसी तरह मतलब जैसा कि आपका हिंदी और भोजपुरी वाला एक दूसरे को समझ ही लेता है। हाँ, इन्हें इसलिए भी समझ में आती है कि बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द है, तेलुगु में और कन्नड़ में संस्कृत ज्यादा है, तमिल की ज्यादा है, मलयालम में भी है, तमिल में मलयालम में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बोलते हैं कन्नड़ और तेलुगु ने ज्यादा। तेलुगु में संस्कृत की बहुत भाषा है, इसलिए हम लोग को वो द्रविडियन फैमिली के आसान है। इसलिए अनुवाद की जो प्रक्रिया है हमारे दैनंदिन जीवन में हर क्षण हमारे साथ वो ट्रांसलेशन मिशन चलती है, उसका बिना हमारा कुछ दूसरा गुजारा है ही नहीं। जब अभी मैं वो हमारी जो आंध्रा से इतने 2000-3000 किलोमीटर दूर में हम चल पा रहे, मतलब अनुवाद एक कार्यक्रम, और दूसरी हमारी हिंदी भाषा, ये दो चीजें हमें जीवित रख रही है। और जो अभी अनुवाद की करने के लिए जो कठिनाई हमें हो रहा है, एक समय वैसा था, मतलब वो कम से कम 3 दशक पहले, मतलब 30-40 साल पहले हमारे पास बहुत सारे अनुवादक थे, एक दूसरे के भाषा की बहुत अच्छा अनुवादक थे। उसके कारण ये थे, सभी लोग जो है ज्यादा सा शांति निकेतन में पढ़ते थे। शांति निकेतन में बहुत पढ़ते, बड़े बड़े, आप जितना भी जो पहली पीढ़ी का विद्वानों को देखिए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी से लेके भोला भाई पटेल से लेके आंध्रा का बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी जो बाद में गवर्नर बन चुका है, उससे लेके, मतलब दक्षिण का नाम बोल रहा हूँ मैं, वेस्ट का गुजराती लेखक बोल रहा हूँ, उमाशंकर जोशी का जिसका नाम जिक्र किया वो वाइस चांसलर बन चुके, ये सब जो है शांति निकेतन से पढ़ते थे। उधर होने के नाते एक दूसरे की भाषा सीख लेते थे। आज देश में हर भाषा में बंगाली साहित्य, खास जोर से टागोर की जो साहित्य है, हर भाषा में क्यों उपलब्ध है, क्यों नहीं कन्नड़ा की हर लेखक को दूसरी भाषा में उपलब्ध नहीं है, उसके कारण शांति निकेतन है। मेरा व्यक्तिगत वो पढ़ने से, जैसा भोला भाई पटेल डायरेक्ट बंगाली से गुजराती में अनुवाद कर सकते थे, जिसे वो मैं जिसका बेजवाड़ गोपाल रेड्डी जो तेलुगु का विद्वान है, बाद में गवर्नर भी बन चुका है, यूपी है कहीं, वो डायरेक्ट गीतांजलि को तेलुगु में अनुवाद कर चुके थे। ये सब क्यों कर पाया? उनकी जो अभ्यास जो है वो शांति निकेतन का होने के नाते बंगाली सीख के, इसलिए देश में हर जगह वो, मतलब डायरेक्ट, जैसे कर्नाटक का बेंड्रे, कुवेम्पु, ये लोग जो है गीतांजलि को अच्छे से डायरेक्ट अनुवाद कर चुके थे। ये सब इसलिए हो सकता, उन लोगों ने दोनों भाषा को अच्छे से सीख लिए थे। अभी वो चीजें अभी लुप्त होते जा रहा है, डायरेक्ट ट्रांसलेटर्स। अभी वो, क्योंकि अभी सब लोग अपना अपना जगह में पढ़ने लग गया, उस टाइम इतना विश्वविद्यालय नहीं थे देश में, तो वही दो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी थे, एक शांति निकेतन, दूसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दो ही जगह में पढ़ने का बड़ा हमारे लिए वही हार्वर्ड है, वही बड़े यूनिवर्सिटीज है, उसमें जाके पढ़ते थे अच्छे लोग। और उसके साथ साथ हमारे साहित्य का भी वृद्धि बहुत अच्छा होता था, समृद्धि मिल जाते थे, एक दूसरे को मिल लेते थे, एक दूसरे की भाषा सीख लेते थे, डायरेक्ट अनुवाद हो जाता था, सब कुछ। अभी उस चीजों को थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट ट्रांसलेटर्स मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए, अभी दक्षिण भारत की भाषाओं से डायरेक्ट मणिपुरी में करने वाला एक व्यक्ति भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मलयालम से नेपाली में करने वाला एक ही व्यक्ति है, फिलहाल एक व्यक्ति है, वो इसलिए है कि केरला से एक फादर है, वो जाके दार्जिलिंग में 30 साल पहले सेटल्ड हो गया, एक मिशनरी स्कूल का प्रिंसिपल है, वो साहित्यकार थे, केरला में थे, और उधर जाके दार्जिलिंग में सेटल्ड हो गया, उधर का नेपाली सीख लिया, इसलिए डायरेक्ट मलयालम से नेपाली में वो अनुवाद कर रहे हैं, वो एक ही व्यक्ति, वो उसका अलावा दूसरा कोई नहीं। इसी तरह अनुवादक की बहुत कमियां हैं, डायरेक्ट अनुवादक की। अभी इसलिए अनुवाद जो है एक दूसरा लैंग्वेज को ढूंढ रही है, वो है हमारे लिए हिंदी या अंग्रेजी। अंग्रेजी में अनुवाद का थोड़ा सा कठिन होती है कुछ लोगों को, इसलिए है कि हिंदी जो है
हिंदी भाषा है हमारी भारतीय भाषा है, बिल्कुल, अंग्रेजी जो है हमारी भारतीय भाषा नहीं है। एकदम सही। वो और जो भारतीय भाषा से भारतीय भाषा में अनुवाद करते समय जो भारतीयता, जो हमारे संस्कृति अनुवाद करने में आसान पड़ जाती है। मतलब अभी हर एक भाषा में कुछ प्रोवर्ब्स होता है, लोकल की जो कहावत जिसको कहा जाता है। अगर कोई उपन्यास में एक शब्द से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाते हैं, पूरा उपन्यास की मीनिंग निकल जाती है, लेकिन उसको अंग्रेजी में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। उसको 10 पेज लिखने से भी उस तरह का एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारतीय भाषाओं में हमारी संस्कृति, एक वेशभूषा अलग है, खाना पीना अलग है, भाषा अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। एक दूसरे को समझना एक अलग है, हमारी संस्कृति एक है। इस वजह से भारतीय भाषाओं में अनुवाद एक दूसरे से करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारी संस्कृति जा जाके एक ही जगह पहुंच जाती है। सबका मतलब ऑल रूट गोज टू वन प्लेस, वो एक जंक्शन। एग्जैक्टली। इसलिए हमारे लिए हिंदी एक जो है, हिंदी बहुत बड़ा माध्यम बन गया। मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी हमको अभी हिंदी के विद्वान बहुत मिल रहे हैं। आपको ताजुब लगेगा, 2 या 3 साल पहले साहित्य अकादमी की हिंदी युवा पुरस्कार एक मणिपुरी की लड़का को मिला, जबकि उत्तर भारत में 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, सब जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, सब जगह। इसके इतना होने के बावजूद, इतना साहित्यकार युवा लेखक होने के बावजूद, युवा पुरस्कार नॉर्थ ईस्ट की पैदाइश, एक नॉर्थ ईस्ट में बोलने वाला एक युवा लेखक को हिंदी की युवा पुरस्कार मिला। एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। आज हिंदी कहाँ पहुंच गई, उसकी एक उदाहरण यही है। जी, एक देश को मजबूत करने में हिंदी किस तरह से रोल निभा रहा है, एक उदाहरण है। और ये हमारे अनुवाद में भी उसी तरह काम आ रही है हिंदी का। दक्षिण भारत से नेपाली में जाना या कोई भाषा में जाने के लिए पहले हम हिंदी में अनुवाद करवा देते हैं, और अंग्रेजी में कर सके तो अंग्रेजी से, और उसके बाद उस भाषा में, क्योंकि हमारे पास काश्मीरी से डायरेक्ट मणिपुरी कोई नहीं है, काश्मीरी से कन्नड़ा के लिए कोई नहीं है देश में, काश्मीरी से मलयालम में कोई नहीं है। लेकिन काश्मीरी की जो संस्कृति है, उनकी लेखन के माध्यम से वो अगर कोई मलयाली व्यक्ति या कोई मैथिली व्यक्ति या कोई भोजपुरी व्यक्ति कश्मीरी की संस्कृति है और कश्मीरी में किस तरह से लेखन हो रहा है, उसको अगर जानना चाहेंगे, जब तक वो अनुवाद नहीं होएगा वो पढ़ नहीं पाएंगे। वो उसी तरह, और साहित्य अकादमी की यही काम है, हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कार देना 24 भारतीय भाषाओं में। और वो पुरस्कृत कृति जो है, वो पुरस्कार जिस किताब को मिल चुकी है, वो चाहे वो नाट्य लेखन हो या एसे कलेक्शन हो या कोई नॉवेल हो या कविता की जो पोइट्री कलेक्शन हो या शास्त्रीय कलेक्शन हो, या मतलब उस तरह का मतलब जो जानर में लिखा जाती है, उस पुरस्कृत कृति को बाकी 23 भाषाओं में अनुवाद करना, यही साहित्य अकादमी की मेन काम है। ताकि ये अनुवाद के माध्यम से वो मलयालम की जो कल्चर है, कर्नाटका की जो कल्चर है, कर्नाटक में किस तरह से लेखन हो रही है, वो हमारी जो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ लेखक को पता चले और मधुबनी में बैठा हुआ लोगों को पता चले, और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और साहित्य अकादमी का मेन काम यही है, अनुवाद। बहुत ही सुंदर बात है। तो ये बहुत आपने जो बताया, मेन काम अनुवाद है, और आपकी पूरी जो आपने उसके बारे में जो इतनी डिटेल बताई कि इतनी भाषाओं को लेकर के आप चलते हैं। और इसमें मुझे जो सबसे बड़ी बात ये लगी कि आपने कहा कि डायरेक्ट अनुवाद करने वाला कोई नहीं है। मतलब डायरेक्ट अगर हम बोलेंगे तेलुगु से कोई आसामी में कर दे या मलयाली भाषा को कोई महाराष्ट्र में कर दे, तो डायरेक्ट उस भाषा में मराठी में नहीं कर सकता। सिर्फ हमारे पास अभी अनुवादक उसमें है, नेबरिंग वाला, जैसे अभी कर्नाटका और आंध्रा का जो नेबर है, उसमें मिल जाती है। उसी तरह तेलुगु और तमिल में मिल जाता है, उसी तरह मलयालम और तमिल में मिल जाएंगे, उसी तरह मराठी और कन्नड़ा मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारी जो भौगोलिक जो मैप की आप देखे जाए, ये नेबरिंग स्टेट्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो है, जो उसी तरह डोगरी और पंजाबी में है, डोगरी और कश्मीरी में है, वो मतलब जिस नेबरिंग स्टेट्स में हो जाती है, लेकिन डिस्टेंट लैंग्वेजेस जो है उसमें नहीं होती है। हाँ, तो ये अमर जी देखिए कितनी विशेष बात है कि जो इन्होंने बताया कि जो नेबर है, चलिए नेबर तो हम एक दूसरे की भाषा सीख जाते हैं,
हम आस पड़ोस में जिनके साथ रहते हैं उनकी भाषा सीख जाते हैं तो उनमें अनुवाद करना आसान हो जाता है, लेकिन जब थोड़े से डिस्टेंस में दूरी पर हैं तो वो अनुवादक नहीं मिलता है। तो इसमें जो मुझे मुख्य बात आपकी समझ में जो इनकी आई वो ये आई कि वो जो कड़ी बनती है वो बनती है हिंदी, कि पहले अनुवाद हिंदी में कर लें तो फिर हिंदी से उस भाषा में करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो सबसे अगर बड़ी बात जो है इंदु जी, सबसे बड़ी बात है हाँ, कि साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव में आप पूरे हिंदुस्तान को एक जगह इकट्ठा होते देखते हैं। उनकी परंपरा, उनकी बोली, खान पान, रहन सहन, उनकी संवेदनाएं, उनकी जीवन पद्धति, किताबों के माध्यम से, उपन्यासों, कृतियों के माध्यम से आप पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को एक जगह इकट्ठे देख पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत चुनौती भरा काम है ये। चुनौती भरा। और पूर्वांचल की घाटियों पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के रेतीले मैदानों तक पूरे देश की संस्कृति को साहित्य के माध्यम से समेटकर एक जगह इकट्ठा कर देना। आपका माइक ऑफ हो गया अमर जी। बात होती है। और तो बहुत खास बात आज राव साहब ने बताई, जो तोहफा भाषाओं के लिए। हाँ, एक तो दौर के लिए उन्होंने तोहफा दिया कि वहाँ एक लाइब्रेरी की सुविधा वो करने जा रहे हैं। किताबें वहाँ बहुत अच्छा लगा। बेंगलोर में लाइब्रेरी बन रही तो मेरी बुक वाली समस्या तो उन्होंने ऐसे ही सॉल्व कर दी। लेकिन उन्होंने जो ग्रामालोक की वाली जो बात बताई ना, वो अपने आप में भी बहुत विशेष है कि सिर्फ ये शहरों में नहीं कर रहे हैं, ग्रामों में भी जा रहे हैं। और उसका नाम भी बड़ा सुंदर लगा, ग्राम आलोक। दोनों को मिला के ग्रामालोक, मतलब ग्राम में प्रकाश फैलाना, साहित्य का प्रकाश फैलाना। बल्कि उसका उद्देश्य भी खूबसूरत, रोशनी की ओर, उजाले की ओर, उजाले की ओर, तो ज्ञान की रोशनी, साहित्य की रोशनी। दूसरी जो नई जानकारी राव साहब के द्वारा मिली कि इतना बड़ा जो भोजपुरी समाज है उनकी बार बार उत्कंठा होती है, तो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान उन्हें देती रही है। तो ये भी भोजपुरी राव साहब, हम लोग बिहारी है ना, इसलिए हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस बात से कि आप भोजपुरी का सम्मान देते हैं। अभी हम लोगों ने भोजपुरी का, अभी कोरोना के समय में भोजपुरी का हम लोग कवि सम्मेलन किया है। हाँ, भाषा के। हाँ, अब मैं भोजपुरी में मैंने एक ही लिखा, लेकिन अब ज्यादा लिखूंगी क्योंकि आप सम्मान दे रहे हो। और देखिए, पार्लियामेंट में राजस्थानी भाषा को लेकर भी सवाल उठे, तो साहित्य अकादमी तो राजस्थानी भाषा को इतने सालों से मान्यता देती आ रही है और सम्मान हर साल मिलता है। नहीं, राजस्थानी भाषा तो हमारे साहित्य के इतिहास में देखे, हिंदी साहित्य में तो आज जो हमारा सबसे आदि काल है उसमें तो ज्यादातर ग्रंथ राजस्थानी भाषा में ही लिखे हुए हैं। हाँ, ज्यादातर ग्रंथ। सबसे बड़ी बात कि इस संस्था में किसी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, साहित्यकारों द्वारा साहित्यकारों के लिए सबसे बड़ी बात है। ये और बहुत बड़ी बात है। एक पत्रिका भी निकलती है। राव साहब से एक छोटा सा सवाल मेरा था, एक पत्रिका के बारे में बताएं और वहाँ की लाइब्रेरी के बारे में बताएं। बिल्कुल, पत्रिका की जो जिक्र किया बहुत अच्छी चीज है। साहित्य अकादमी 3 भाषाओं में पत्रिका निकालती है। एक तो हिंदी में समकालीन भारतीय साहित्य, हिंदी में बहुत ही जाने मानी पत्रिका है और निरंतर कभी उसकी समय पे आ जाती है। अभी हमें अभी मैं कल पढ़ रहे थे, अगले अंक में एक पाठक की पत्र आया। ऐसे समय में बहुत सारे पत्रिका बंद हो चुकी है, नहीं मिल रहे थे। ऐसे समय में भी आपका पत्रिका मिली है, बहुत अच्छा लगा करके। बहुत एक अच्छा लेखक ने एक पत्र लिखा था, वो उसको मैं पढ़ रहा था। ये निरंतर चलती है। ये द्वैमासिक है, मतलब हर 2 महीना में एक बार निकलती है, समकालीन भारतीय साहित्य, कंटेम्पररी इंडियन लिटरेचर करके। और उसी तरह अंग्रेजी में है इंडियन लिटरेचर मैगजीन। वो अपने आप में बहुत बड़े विश्व में प्रतिष्ठित मैगजीन है। वो मतलब वो विश्व में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत जगह में जाते रहती है। वो भी बाई-मंथली है। और तीसरी है संस्कृत भाषा में, मतलब राघवन जैसा लोगों का संपादन में शुरू हुआ बहुत पहले। उसका नाम है संस्कृत प्रतिभा। वो हर 3 महीने में एक बार निकलती है और तीनों में मूल लेखन भी होती है, अनुवाद भी छपा जाती है, कविता है, कुछ शॉर्ट स्टोरीज और 1 एक्ट प्लेस, शॉर्ट प्लेस या कुछ
कोई क्रिटिकल एनालिसिस के मतलब आर्टिकल्स भी चेक आ जाती है, और अच्छे अच्छे लेखकों के बारे में जिसके जन्म शताब्दी हो रहा है तो उनके बारे में उस वक्त एक स्पेशल इश्यू की तरह। और इसके अलावा भी कभी कभी भाषा के ऊपर केंद्रित भी, मतलब एक कन्नड़ा स्पेशल इश्यू, हिंदी में कन्नड़ा स्पेशल इश्यू, अंग्रेजी में कन्नड़ा स्पेशल इश्यू। उसी तरह कुछ कुछ भाषाओं के ऊपर भी स्पेशल इश्यू निकलती है। कभी कभी वुमेन राइटिंग के ऊपर स्पेशल इश्यू निकलती है, कभी कभी युवा लेखन के बारे में स्पेशल इश्यूज निकलती है, कभी कभी दलित लेखन, उस भाषा में दलित लेखन के बारे में स्पेशल इश्यूज निकलती है। और ये तीनों मैगजीन्स है। और जो तीसरी चीज, और इसकी जो मूल्य भी बहुत सस्ती है, मतलब मुझे लग रहा है समकालीन भारतीय साहित्य का 3 साल की सब्सक्रिप्शन जो है 350 रुपए या 500 हम रुपए कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसे? हमारी वेबसाइट में हर चीज की डिटेल्स है साहित्य अकादमी की। आप गूगल में साहित्य अकादमी करने से साहित्य अकादमी की पूरा वेबसाइट आप खोल सकते हैं। जी बिल्कुल। साहित्य अकादमी की किताबों का भी कैटलॉग मिलेंगे, अगर ऑर्डर करना है तो अमेजोन के थ्रू भी, अगर साहित्य अकादमी को डायरेक्ट भी ऑर्डर भेज सकता है। और बहुत जल्दी से हम लोग अभी अमेजोन के साथ एग्रीमेंट हो चुकी है हमारी, और ई बुक्स भी बना रहे हैं। ये किताबों को सबको ई कन्वर्शन करवा के, ताकि विश्व में कहीं भी पढ़ के रह के हमारी किताबों को डाउनलोड करके पढ़ ले, वो पेमेंट करे और वो पढ़ ले। अमेरिका में भी कोई किताब को पोस्ट में मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, कुछ एक लैंग्वेज की वजह से। और दूसरी जो अमर जी का जो बात साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी को लेके, एक तो मैंने जो कहा था बुक शॉप्स को लेके, जहाँ साहित्य अकादमी की द्वारा प्रकाशित किया हुआ किताब सिर्फ मिलेंगी वहाँ। साहित्य अकादमी का ये है, इनकी बुक शॉप में सिर्फ हमारी बुक्स ही हम बेचते हैं, दूसरों का बाहर का किसी का किताब हम लोग नहीं बेचते हैं। वो अपना में हमारे बहुत सारे बुक है, अब तक 7000 किताब हमने छपा है 24 भारतीय भाषाओं में। 7000 किताब छपी है, एक एक भाषा में 200, 300, 400, हिंदी और अंग्रेजी में तो बहुत ज्यादा होता है। ये किताब बेचने में हमारी बहुत हो जाती है। और ये जो लाइब्रेरी की जो जिक्र किया, दिल्ली की जो साहित्य अकादमी की जो लाइब्रेरी है, मुझे लग रहा है भारत में ही ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगा। सिर्फ साहित्य की, सिर्फ साहित्य मतलब साहित्य विषय का ही लाइब्रेरी है, दूसरी कोई किताब उसमें नहीं रहेंगी। सिर्फ साहित्य की रिसर्च करना है, प्रेमचंद के ऊपर रिसर्च करना है या कोई लेखक के ऊपर रिसर्च करना है। बहुत सारे स्कॉलर्स बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से बाहर से, कोई कभी कभी मैंने देखा कोई केरल से उधर से भी आके एक 8-8, 10-10 दिन दिल्ली में रखे हमारे बुक्स को रेफर करने के लिए। क्योंकि इधर एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी है जिसमें 2 लाख से अधिक किताबें रखा गया है दिल्ली की लाइब्रेरी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको सुनकर ताजुब लगेगा, कम से कम 14,000 की मेंबरशिप है हमारे लाइब्रेरी का, जिन लोगों ने मेंबरशिप लेकर रखा है 14,000। और डेली कम से कम 150 से अधिक लेखक स्कॉलर्स हमारी लाइब्रेरी को विजिट करके, चाहे किताब बदलने में आए या वो रीडिंग रूम में बैठ के कुछ रिसर्च करने के लिए बैठे, रिसर्च करने के लिए भी सारी सुविधा है, इंटरनेट सभी फैसिलिटीज रहती है। और ऐसे कोरोना काल समय में भी हम लोग पहले कुछ दिन बंद थे, बाद में हमने लाइब्रेरी को खोल दिया, क्योंकि ऐसे समय में हम लोग सभी लोगों का मदद करना चाहिए। वो लोग बोर हो जाते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी को कम से कम आके किताब बदलने के लिए तो आए, इसलिए हम लोग वो सर्विस हमने 1 जून से शुरू कर दिया। वो उसमें लोग जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। लाइब्रेरी अपने आप में एक बड़ी अद्भुत लाइब्रेरी है, और इसी वजह से अमर जी का और इन लोगों का सबका सहयोग से दूरदर्शन भी हमारा लाइब्रेरी में एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, हमारा लाइब्रेरी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आप इतना कुछ ये सब जो हो रहा है और जितना आप साहित्य के लिए कर रहे हैं, तो आज के जो युवा साहित्यकार हैं उनके लिए आपके पास क्या योजना है? या अभी के जो नई युवा साहित्यकार, कहने का मतलब सिर्फ युवा साहित्यकारों से नहीं, जो नए साहित्यकार हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, उम्र से मतलब नहीं, साहित्य की दृष्टि से जो युवा हैं, ऐसे समझे तो? बिल्कुल ये आपके जो द्वंद्व की जो है उसी को हम लोग बहुत सारे आर्गुमेंट करके, जैसा कि मैंने कहा था कि साहित्य अकादमी जो द्वैमासिक इंडियन लिटरेचर जो अंग्रेजी का पिछले सालों में हमने पिछले 2019 और 18 में कुछ युवा लेखन करके स्पेशल इश्यूज निकाला, एक एक भाषा की। हिंदी का भी उसमें आया, हिंदी में बहुत सारे होने की वजह से हिंदी का 2 मैगजीन निकालना पड़ा, मतलब 4 महीना लगातार हिंदी के लिए
अंग्रेजी में हिंदी के लिए डिवोट हुआ है। मतलब हिंदी में लिखी गई युवा लेखन को अनुवाद करके इंग्लिश का माध्यम से वो मैगजीन में छपा गया। उसमें यही है, मतलब चाहे वो 50 साल की उम्र में अपना लेखन शुरू किया तो उनको हम लोग उसमें शामिल किया, क्योंकि वो अब तक वो सिर्फ 20 साल से लिख रहा है। मतलब हम उनकी लेखन जो है 20 साल का है, ही हो गया तो ना, मतलब वो मतलब ये आर्गुमेंटेबल है। मतलब वो भले 50 साल की उम्र का होगा, 55 साल की उम्र का होगा, 60 का होगा, लेकिन वो लेखन शुरू करके 5-6 साल ही हो गया। मतलब उनकी लेखन जो है युवा है। इस तरह का उसका डेफिनेशन बोल के संपादक और हमारे बीच का जो चर्चा हुआ है उससे स्पेशलिस्ट निकाला। और उम्र को पाबंदी रखते हुए युवा लेखक जो वर्ग है, मतलब 35 साल की उम्र तक की मतलब लोगों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दे रही है। पिछले 10 साल से 2010 से हमने शुरू किया। 35 साल का उम्र से कम लोगों को जो युवा लेखकों को 50,000 रुपए की पुरस्कार है। और वो भी हमारी हर कार्यक्रम, हर चीज, हर एक्टिविटी 24 भारतीय भाषाओं में हम करते हैं। मतलब ये नहीं कि देश की 50% लोग हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इसलिए वो हिंदी को ज्यादा हमको रखे। और एक राज्य में, एक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोडो भाषा या डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में एक जगह, एक प्रांत में जम्मू में बोला जाती है डोगरी। इसी तरह बोडो जो है असम में एक क्षेत्र में, बोडोलैंड में बोडो भाषा बोली जाती है। बाकी क्षेत्र में असमी हो गया, और उसके साथ साथ बहुत सारे बोलियां हैं। ऐसी मतलब ये छोटी भाषा और बड़ी भाषा ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। 24 घर में 5 बच्चा है तो 5 बच्चों को वो माँ बाप किस तरह से एक ही तरह देखा जाता है, इसी तरह 24 भारतीय भाषाओं को जिनको साहित्य अकादमी ने मान्यता दिया और जिनको नई मान्यता प्राप्त हुआ है, उन बोलियों को भी सबको एक ही तरह का ट्रीटमेंट होती है इस ये। और खासतौर से जिसको मान्यता प्राप्त मिला है उनके लिए गाइडलाइंस बनी है, इसमें किताब छपना है, इसमें कार्यक्रम करना है, इसको हर साल ये चारों अलग अलग पुरस्कार भी देना है करके रूल्स बनी है। वो 24 भाषा में हिंदी को जिस तरह से सम्मान मिलता है, बोडो को भी उसी तरह। और एक ट्राइबल लैंग्वेज अभी मान्यता प्राप्त मिल गया है, संथाली भाषा, जो जंगलों में उधर इधर संताल जो है, पूरा देश में है संताल लोग, उनकी भाषा को भी जो 2004 में भारत सरकार ने 8 शेड्यूल में शामिल किया। और उसके बाद ऑटोमेटिक बोडो और संताल को दोनों को 2004 में मान्यता प्राप्त मिला है भारत सरकार की वजह से। लेकिन साहित्य अकादमी इन दोनों भाषाओं को 2004 का पहले भाषा सम्मान दे चुकी है। बोडो को भी दे चुका, संताली को भी दिया 2004 से पहले। जैसे कि आज भोजपुरी का मैंने बोला कि 1996 में दे चुका है। इसलिए वो मतलब अलग अलग करके कोई देखती नहीं है। और इसलिए ये युवा पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में लिखे जाने वाले लोगों को वो उनकी उत्कृष्ट कृति को पुरस्कार दिया जाता है। उसके साथ साथ युवा लेखक के लिए और भी बहुत सारे स्कीम्स है। कोई युवा लेखक मतलब इसके माध्यम से आपके जो फेसबुक लाइव जो सुन रहे होंगे उन लोगों को में कोई युवा लेखक है तो उनकी लाभ उठा सकते हैं। जो भी भाषा में लिखा जाता है वो हमारे पास एक नवोदय स्कीम करके एक है। उसमें ये है कोई भी युवा लेखक 35 साल 40 साल के कम उम्र के लोग अपनी पहली रचना, चाहे वो कविता संकलन हो, कहानी संकलन हो, या कोई नॉवेल हो, या कोई प्ले हो, अगर उनकी पहली पुस्तक होना चाहिए जो छपवा के नहीं ले पाया किन्हीं कारणों से। अभी जैसे कविता संकलन है, कोई पब्लिशर आगे नहीं आके करते हैं क्योंकि उनको आगे उनको बेचने में उनका कष्ट होता है, दिक्कत हो जाती है। इस वजह से वो कविता को छपने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और क्षेत्रीय भाषाओं में, और आप जानते हैं किताबों की साहित्य की बिक्री के बारे में, वो दिक्कत तो सब और जेन्युइन प्रॉब्लम्स है दोनों साइड से। ऐसी और इनके पास भी कोई ऐसी आर्थिक परिस्थिति नहीं होंगे, लेकिन लेखक अच्छा होंगे, अच्छा लेखन करते होंगे, उनके पास कविता संकलन बनने के लिए 100 कविता तैयार है। ऐसी लेखकों के लिए साहित्य अकादमी आगे आके ये नवोदय स्कीम में उसकी पहली किताब को छप के देगी। बहुत सुंदर स्कीम है, बहुत छप के यही नहीं है, उनको हम एक एक्सपर्ट को भेजते हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट को जब भी वो अपने रिक्वेस्ट के साथ मैन्युस्क्रिप्ट भेजेंगे, मैथिली में या हिंदी में कोई भी भाषा में, किसी भी भाषा में, उसको हम किसी विद्वान को, बड़े विद्वान को भेजते हैं, इनको पढ़िए,
साहित्य अकादमी की स्तर का जैसा नहीं है कि नहीं है, वो चेक करेंगे। लिखने करने के बाद उसी बड़े विद्वान के माध्यम से उनकी एक दो पेज का उसका फॉरवर्ड लिखा जाएगा। मतलब एक उस युवा लेखक के लिए बड़ा सम्मान है वो। जैसे मतलब जिस विद्वान को भेजेंगे वो विद्वान की काम है कि 2 पेज का उसको फॉरवर्ड लिखे और उसके बाद हमें बोलेंगे कि इसको छाप सकता है या इसको छाप नहीं सकता है, जो भी है उनका जो मत करेंगे। और हम लोग छापने के बाद उसको बेच के उनकी बिक्री का 15% रॉयल्टी फिर वो उस युवा लेखक को देंगे हम। वाह, बहुत सुंदर योजना, बहुत सुंदर। वो ऐसी युवा लेखन की लेखे जो रचना है, कुछ भाषाओं में देखा है, हिंदी में और कुछ भाषाओं में उस किताबों का रीप्रिंट्स भी हुआ है। मतलब उनकी डिमांड भी है युवा लेखक का। ये एक स्कीम है। और एक स्कीम है यात्रा करने के लिए युवा लेखक को 40 साल की से कम उम्र वालों के लिए खास तौर से एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में जा सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवल ग्रांट। पैसा तो बहुत कम है, लेकिन जितने भी आज पहले हम लोग जिसका नाम लिए है, बड़े बड़े लेखकों का नाम, वो सब लोग इस स्कीम को अवेल किया था एक जमाने में। 1000 रुपए लिए होंगे, 2000 रुपए लिए होंगे। वो मतलब बाद में कुछ लोग हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी बन चुके हैं। मतलब वो लिया करके नहीं, मतलब जब वो युवा लेखक थे तब इस चीज को अवेल किया, इस फैसिलिटी को, ट्रैवल ग्रांट। मतलब एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में जाके, जैसा कर्नाटका के कन्नड़ा लेखक है, वो जाएंगे केरला में जाके वहां की लेखकों को मिलेंगे या साहित्य की संस्थाओं में विजिट करेंगे, उधर की लेखन के बारे में कुछ जानकारी करेंगे, उधर की कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसी तरह दूसरा क्षेत्र में जाके वो उधर की थोड़ा सा अभ्यास करके बाद में एक अपना मैगजीन में कहीं छपवा सकता है, न्यूज़पेपर में छपवा सकता है, या अगर उसमें उस तरह की क्षमता है यात्रा वृत्तांत लिखने का, जैसा जो ट्रैवलर बोलता है जिसको, वो लिखने का क्षमता है तो वो भी लिखे अपना अनुसार, उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार। उसमें भी हम लोग रकम तो बड़े ज्यादा नहीं, 15,000 रुपए देते हैं हर भाषा में 5 युवा लेखकों को हम लोग देते हैं, वो भी है। और कार्यक्रमों में युवा लेखकों के लिए अलग प्लेटफॉर्म से युवा साहित्य करके हमने अभी कोई 5-6 साल पहले एक नया कार्यक्रम शुरू किया। वो एक्सक्लूसिवली युवा लेखकों के लिए वो मंच है। उसमें अपने सारी चीजों व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कोई विषय पे चर्चा भी होगा या कोई कविता पाठ होगा, कहानी पाठ होगा, वो युवा साहित्य के कार्यक्रम है, वो एक्सक्लूसिवली युवा लेखक के लिए। उसी तरह एक मुलाकात करके एक प्रोग्राम है, वो भी युवा लेखकों के लिए। इस तरह युवा लेखकों के लिए बहुत सारे स्कीम्स है और ये सारे विवरण हमारी वेबसाइट में उपलब्ध है। बहुत सुंदर बात जी, बहुत अच्छी बात बताई। अमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम यही कहना चाह रहे थे कि जो आम जनता, आम युवा, आम साहित्यकारों के मन में साहित्य अकादमी के प्रति जो एक उत्कंठा होती है कि साहित्य अकादमी क्या है, क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या हमारे हित में वहाँ काम हो रहे हैं, वो जानकारी इतने अच्छे ढंग से आज राव साहब ने दी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से, और इतनी सारी जानकारी जिससे हम भी अवगत नहीं थे, जबकि हम इतने जुड़े हुए हैं साहित्य अकादमी से। बहुत सारी जानकारियां मेरे पास भी नहीं थी। तो राव साहब ने जो आज जानकारी दी है अद्भुत है और वो जनहित में है। आपने शीर्षक भी यही रखा है ना जी, जन सरोकार। जन सरोकार है, जनहित में नहीं। मैं तो चकित हूँ। सबसे पहली बात तो बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन उसमें जो बातें निकल कर आई, सबसे पहली बात कि 24 भाषाओं को और इतनी सारी बोलियों को संरक्षण देना, उनका संवर्धन करना, और वो भी निष्पक्ष हो करके दिल्ली में बैठ के एक, मतलब जो इनका जो इन्होंने बताया कि सबसे पहले अध्यक्ष नेहरू जी थे और राधा कृष्णन जी हमारे रहे, और जितने भी बड़े बड़े हमारे साहित्यकार है, सुनीति कुमार चौहान चटर्जी, मतलब जितने भी बड़े बड़े साहित्यकारों ने खोला, इसमें इसको आगे बढ़ाया धीरे धीरे। और उसके बाद इसमें आपने जैसे बताया कि इसमें बिल्कुल भी पक्षपात या ऐसी कोई चीजें नहीं है। और उसके बाद साहित्यकार ही साहित्यकार को पुरस्कार देते हैं। और आप सारी और सबसे बड़ी बात मुझे लगी इसमें भारतीयता की बात मुझे लगी कि आप पूरे भारत को साथ लेके चलते हैं। तो कभी ये नहीं है कि दक्षिण और उत्तर अलग अलग नहीं है, सारा चारों तरफ के भारत, चारों तरफ की भारतीय भाषाओं को लेकर के आप सबको बराबर का महत्व देते हैं।
और जब आप पुरस्कार देते हैं तो वो आयोजन तो सच में मेरा मन हो रहा है कि कभी जरूर हम उस आयोजन में शामिल हों। और आपकी पत्रिका निकल रही है, ये मेरे लिए भी बहुत नई बात है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं उस पत्रिका को पढूं भी और मैं भी उस पत्रिका में अपना कुछ योगदान भी दे पाऊं, मेरी भी कुछ रचनाएं आए या कभी कुछ ऐसा इस लायक हो पाऊं कि मैं साहित्य अकादमी की जो ऊंचाइयां हैं उसके पास थोड़ा सा पहुंच पाऊं, उनके पास साहित्य अकादमी तक। तो इतना सारा काम आप कर रहे हैं और मुझे लगता है जितने लोगों ने सुना होगा ना, सबको लगा होगा कि मतलब मुझे ताज्जुब हो रहा है, जैसे अभी हम अभ्युदय की बात कर रहे हैं कि हमने ये अभ्युदय बनाया और मेरा सबसे मेन मकसद था भारतीय भाषाओं को एक जोड़ना। तो ये तो जितने खूबसूरती से इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है, उसके आगे उससे ज्यादा सुंदर और कार्य हो भी क्या सकता है। सबसे बड़ी बात है इंदु जी, पारदर्शिता, हाँ। निष्पक्षता, दो खासियत है, पारदर्शिता और निष्पक्षता। तो यही भाषाओं के उन्नयन के लिए, विकास के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हम तो कहेंगे कि राव साहब से निवेदन करेंगे कि अगला जो साहित्य उत्सव हो उसमें इंदु जी को औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया जाए और आप आके इस कार्यक्रम में शामिल हो। मैं जरूर आना चाहूंगी और मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि देखिए 56 साल से अगर कोई संस्था चल रही है ना, तो जो आपने कहा ना कि पारदर्शिता और निष्पक्षता, उसके बिना नहीं चल सकती है। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आज मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो मेरे पड़ोसी हैं, वो तेलुगु के हैं और वो दिल्ली में बैठे हैं, उस उच्च पद पर बैठे हैं दिल्ली में, जहाँ की मतलब हिंदी की जो बात हम करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो ये हिंदुस्तान का सबसे सुंदर उदाहरण, उसकी एकता का सबसे सुंदर उदाहरण तो यही है। तो बेंगलोर में आपके पड़ोसी हैं, दिल्ली में हमारे पड़ोसी हैं। बिल्कुल। और इन्होंने पूरे भारत को तो, भारत की एकता की तो मिसाल खुद ही है ये। बाकी भाषाओं की बात तो अलग ही हो गई। और इतने सुंदर ढंग से आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया है, बहुत सुंदर ढंग से। और मुझे तो और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत सारी देर काफी हो गई है, नहीं तो मुझे भविष्य की आपकी योजनाएं जाननी थी कि क्या क्या योजनाएं हैं आपकी। और फिर अमर जी से जानना था कि साहित्य और भाषा को लेकर के मीडिया सलाहकार के रूप में अमर जी क्या कहना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इन दोनों प्रश्नों का जवाब मुझे 2-2 मिनट में आप लोग दे ही दें। तो राव साहब से पहले पूछूंगी कि भविष्य की योजनाएं क्या क्या हैं। सबसे मेरा जो व्यक्तिगत में एक है कि साहित्य अकादमी गांव-गांव तक पहुंच जाए। हाँ, बहुत गांव-गांव सुंदर तक पहुंच योजना जाए, है ताकि जी। साहित्य अकादमी की जो एग्जिस्टेंस है, जैसे बेंगलुरु में रह के आप अब तक जान नहीं पाया, मतलब एक उदाहरण के रूप में, हाँ, मतलब साहित्य बिल्कुल अकादमी बिल्कुल संस्था है लेकिन उसकी गतिविधियों के बारे में इतना ज्ञान बिल्कुल नहीं जानते थे। इसलिए हम बिल्कुल चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी संस्था इतना कार्यक्रम कर रही है, इतना साल से 66 साल से चला रही है, और इनकी एग्जिस्टेंस मतलब इनकी जो है वो देश की हर कोना में पहुंच जाए। बिल्कुल और जो बिल्कुल है, और दूसरी है कि अच्छे से अच्छे साहित्य को हम छाप के आगे वाली जो पीढ़ियों के लिए उपलब्ध करवाए, ताकि ये साहित्य जो चीज है वही तो है जीवंत रखती है हर मनुष्य को। वो बहुत आगे पीढ़ियों के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कार्यक्रम होते रहता है, बोलते रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो ग्रंथ जो है पुस्तक रूप में वो छप रह के रखा जाते जाता है, हैं। वो रह बिल्कुल जाती है हजारों साल। बिल्कुल हजार बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो ये आज जो कहेंगे, वो जो बड़े बड़े लोग कहते हैं, उन चीजों का अगर पुस्तक रूप में रखेंगे, वो बिल्कुल 1000 साल के बाद भी उसको रेफर किया जाता है। हम एकदम चाह रहे एकदम हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे साहित्य को, समृद्धि साहित्य को उपलब्ध, आगे पीढ़ियों को उपलब्ध कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा किताब छाप के रखे और उपलब्ध करवाए, एक और कोने कोने में जाए, और युवा पीढ़ियों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने का कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करे, ताकि आगे, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे नामवर जी चाहिए, बहुत सारे केदार जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बहुत सारे भीष्म साहनी चाहिए। मैं एकदम क्योंकि आप हिंदी का है इसलिए हिंदी भाषा का ले और रहा हूँ। बहुत उसी सारे तरह टैगोर भी चाहिए। टैगोर भी चाहिए, उसी तरह कर्नाटक में जाए तो कुवेम्पु चाहिए, हमें बेंड्रेस चाहिए, उसी अक्क तरह मतलब महादेवी चाहिए। और इसी तरह मतलब बड़े बड़े जो है, जिनकी आज तक मतलब 400 साल 500 साल पहले कबीर को आज भी प्रासंगिक क्यों है हमारे आज भी जीवन के प्रासंगिक है। लिए, बिल्कुल बिल्कुल और तुलसी को हम आज भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे बीच में जीवित है वो, जीवित किसके है। माध्यम से, उनकी रचना के माध्यम से हमारे पास जीवित है। ना आपने देखा ना हमने देखा,
ना कबीर को, ना तुलसी को। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो ग्रंथ के रूप में हम उनको देख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो एक भगवान के रूप है हमारे लिए, वो ग्रंथ जो है हमारे लिए। वो उसी तरह बहुत आगे सुंदर। पीढ़ियों के लिए भी हम लोग जो उपलब्ध करवाएंगे, जी 1000 साल के बाद भी उन लोग हमें याद रखेंगे। बिल्कुल। और इस चीज बहुत के लिए सुंदर। युवा पीढ़ियों को वही आगे इस देश को चलाने वाला, इस साहित्य को चलाने वाला वही लोग है। इसलिए युवा पीढ़ियों में ज्यादा चेतना लाना चाहिए हम लोग, चेतना लाना है, ज्यादा बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। बहुत वो बहुत सुंदर एक्टिव बात। बस ये है हमारी, ये बहुत इसमें सुंदर। सक्सेस हो गया बहुत है। हाँ नहीं, बहुत सुंदर। और मैं, आपने अभी जैसे कहा ना कि ये बात तो चली जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज की जो वार्ता है ना, इसको मैं लिख करके कहीं ना कहीं मैं भेजूं, या कहीं हम कोशिश करें कि इसको हम लोगों को लिख कर भी पढ़ने के लिए हो, और वो हो भी। तो अमर जी, आप बताइए, एक मीडिया सलाहकार के रूप में भाषा और साहित्य के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे? बस सबसे पहली बात तो इंदु जी, आपको मैं बधाई दूंगा धन्यवाद। साहित्य अकादमी विषय को अभ्युदय के मंच पे रखने के लिए। जी दूसरा, आभार व्यक्त करूंगा राव साहब के प्रति कि उन्होंने इतनी महती जानकारी, इतनी बड़ी जानकारी दी है। तो देश के कोने कोने में ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक ये रिकॉर्डिंग अभी जा रही है, लाइव बिल्कुल लोग देख जरूर रहे हैं। जाएगी। हाँ, और जो और नहीं देख भेजते पाए वो गूगल पे इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो देखेंगे। करोड़ों लाखों लोगों तक ये संदेश जाएगा। जी। हमारा संदेश यही है कहने का हम्म कि साहित्य अकादमी अपनी भूमिका निभा रही है, जन हम्म जन तक वो पहुंच रही है। हम्म अब हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने संस्कार के लिए, साहित्य के लिए, जीवन मूल्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए साहित्य अकादमी की गतिविधियों से, कार्यों से हम जुड़ें। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के जितने भी प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, विद्यार्थी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो साहित्य अकादमी से जुड़ें, उनके जी कार्यक्रमों बिल्कुल से बिल्कुल। और अपने आप को वो परिष्कृत करें। अभी पिछला जो साहित्य उत्सव हुआ, हम्म सोनीपत के सुदूर गांव से एक स्कूल है, ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाँ उसके हाँ। बच्चे साहित्य उत्सव में आए, उन्होंने भाग लिया और वाह। उन्हें बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले साहित्य अकादमी की ओर से। तो हम्म कितना सुकून मिला कि गांव से, एक सुदूर गांव से बच्चे निकल के, उनके टीचर्स, प्रिंसिपल, प्रोफेसर सारे आ रहे हैं। तो हम्म मेरा यही अनुरोध है पूरे देश के कोने कोने के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के लोगों से कि जो साहित्योत्सव है उससे जुड़ें, साहित्य अकादमी के कार्यकलापों से जुड़ें। और साहित्य अकादमी उनके लिए इतनी चीजें दे रही हैं, उनको वो ग्रहण करें, अपने जीवन को समृद्ध करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, रोशनी पाएं। ये हमारा, और बहुत आप दोनों के सुंदर। प्रति तो आभार है ही। नहीं, आभार तो मुझे प्रकट करना है सबसे पहले तो अमर जी आपका, क्योंकि आपने मुझे राव जी से मिलाया। तो मेरी तो स्थिति वही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दो मिलाए। तो अमर जी तो मेरे गुरु हैं, और आपसे मिलाया, और साहित्य अकादमी के बारे में इतना कुछ आपने हमें इतने सुंदर ढंग से, इतने सरल शब्दों में बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और इतना समय देने के लिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो कार्य है इतना विस्तृत कार्य है कि उसमें इतना समय निकाल पाना और इस तरह से बातें कर पाना एक बहुत ही विशेष बात है। तो मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं, जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। और मुझे बहुत आनंद आया है इस चर्चा में। आनंद इसलिए भी आया कि बहुत कुछ सीखने मिला है, किस तरह से हम साहित्य को, किस तरह से हम भाषाओं को आगे ला सकते हैं, किस तरह से लोगों में उत्कंठा जगा सकते हैं, उनमें उत्साह भर सकते हैं, वो सारा काम साहित्य अकादमी कर रहा है। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं साहित्य अकादमी के लिए कुछ भी थोड़ा सा इसमें अपना योगदान, जो आप चाहें। मैं बेंगलोर में हूँ, आपने जैसे कहा जन जन तक पहुंचाना है ग्रामीण लोग के द्वारा, तो कुछ भी उसमें अपना सहयोग दूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और बहुत राव शुक्रिया। साहब आपका भी बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया और आपके माध्यम से और भी बहुत सारे लोगों के पास साहित्य अकादमी पहुंच रही है। जी। आपकी संस्था की ओर से नहीं, आपने मैं तो कुछ चाहूंगी कहने के पूरे लिए, विश्व के कोने कोने मौका में दिया, पहुंचे। इसलिए नहीं, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत